नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला अभी जारी है। आज मैं यादें कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। यादें में हम उस तरह की पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं जिनको लोगों ने किसी व्यक्ति के, किसी महान व्यक्ति की याद में रखा है या किसी घटना की याद में लिखा है। जो भी पुस्तक इस श्रृंखला में दाखिल हुई हैं वे पुस्तकें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन लोगों के बारे में हैं या उन घटनाओं के बारे में हैं जिन घटनाओं को या जिन व्यक्तियों को हमें जानना चाहिए। मैं पहले ही बता दूं कि टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला क्रमवार नहीं है, यानी 1, 2, 3, 4 के क्रम में नहीं है। टॉप 10 में जितने भी पुस्तकें हैं सभी को हम समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं और यह मानते हैं कि ये पुस्तकें उल्लेखनीय हैं, आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। यादें कि इस कड़ी में जिन 10 पुस्तकों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उनके नाम हैं द लास्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा तुषार गांधी की। यह पुस्तक यह बताती है कि महात्मा गांधी पर न जाने कितने लेख लिखे गए, कितनी किताबें प्रकाशित हुई, मगर उनके साथ साई की तरह हर कदम रहने वाली उनकी पत्नी कस्तूरबा पर बहुत कम देखने और पढ़ने को मिलता है। बा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जिनमें एक बात यह भी है कि वो शायद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कस्तूरबा की यह पुस्तक जो तुषार गांधी ने लिखी है, उनके प्रपौत्र ने, यह बताती है कि बापू के जीवन में अहम किरदार निभाने वाली कस्तूरबा पढ़ी लिखी भी थी। तुषार गांधी इस पुस्तक के माध्यम से कस्तूर की खोई हुई डायरी को सामने लेकर आते हैं। उस डायरी में दर्ज घटनाएं उस तरह से नहीं लिखी गई हैं जैसे कोई लेखक लिखता है, लेकिन चूंकि वह महात्मा की जीवन संगनी थी, इसलिए उस डायरी में दर्ज सामान्य घटनाओं की भी अपनी अहमियत है। उसमें व्यक्ति हैं, भावनाएं हैं, देश है और वह यह बताता है कि बा को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तुषार गांधी की टिप्पणी इस पुस्तक को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हार्पर कॉलिंस इंडिया। हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय जन चेतना के संवाहक रीता बहुगुणा जोशी और डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी की यह पुस्तक बहुगुणा के राजनीतिक जीवन का ऐसा खाका खींचती है जो यह बताती है कि लगभग 5 दशकों तक भारत की राजनीतिक क्षितिज पर छाए रहने वाला यह नेता निजी जीवन में कैसा था, कितना जिद्दी था, कभी पराजय से हताश होने वाला न था, किस तरह से सिद्धांतों का धनी था और किस तरह से अपने बातों और विचारों से उसने देश की राजनीति को एक दिशा देने की कोशिश की। यह पुस्तक भावी पीढ़ी को बहुगुणा के बहाने उस समय की राजनीति, समाज, इतिहास, सिद्धांतों और आदर्शों के साथ साथ उस समय के अंतर विरोधों से अवगत कराती है जिनसे बहुगुणा बने थे। इसके प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ। शांतनु नायडू की यह पुस्तक भारतीय उद्योग के महानायक रतन टाटा के सामाजिक और मानवीय कार्यों से इतर उनका जो दूसरा स्वरूप है उसके बारे में रखती है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से शांतनु रतन टाटा के करीब गए और एक किशोर की 80 साल के उम्रदराज व्यक्ति से जो दोस्ती हुई वह दोस्ती कितनी अनूठी थी। इस दोस्ती के बीच जो अवसर था, जो मुख्य बिंदु था इस दोस्ती का, वह था कुत्तों से दोनों का अप्रतिम प्रेम। भारतीयों के दिलों में बसे महानायक के जीवन का यह अलहदा पहलू शांतनु नायडू के माध्यम से आता है, जिसमें रतन टाटा की दोस्ती, उनका खिलंदड़ापन, एक व्यक्ति के रूप में उनकी मौजूदगी और कुत्तों से उनका प्रेम सब कुछ दिखता है। यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में आई कम अपॉन अ लाइट हाउस के नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी अनुवाद अखिलेश अवस्थी ने किया है और संजना देसाई ने इसमें चित्र बनाए हैं। प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस। युग पुरुष घनश्याम दास बिड़ला। मेधा एम कुदेसिया की यह पुस्तक घनश्याम दास बिड़ला पर एक महत्वपूर्ण शोधपरक पुस्तक है जो अपनी जानकारी और कथा प्रवाह के चलते बहुत ही पठनीय अनूठी कृति बन गई है।
किसी दौर में इस देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के शुरुआती काल में देश के हालात कैसे थे, व्यवसाय का माहौल कैसा था, उद्योगों की स्थिति क्या थी, राजनीति और उद्योग घरानों के संबंध क्या थे, इसके अलावा उस दौर में किस तरह की कठिनाइयाँ थी, यह पुस्तक इनके बारे में भी प्रकाश डालती है। घनश्याम दास बिरला के बहाने 20वीं सदी में के भारत के अध्येताओं को भी यह पुस्तक एक अनिवार्य पुस्तक के रूप में प्राप्त होती है। चाहे आर्थिक विषय हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, यह पुस्तक उन सब के बारे में बताती है। इसके प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। स्टीफन हॉकिंग, अनंत यात्री। चंद्रमणि सिंह की यह पुस्तक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के वैज्ञानिक जीवन वृत्त को सामने रखती है और यह बताती है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा हॉकिंग एक बड़े चिंतक थे जिनकी चिंता इस धरती पर आने वाले संकट को लेकर थी। वह मानते थे कि मनुष्य अपने आप में इस धरती का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह यह भूल जा रहा है कि नाभिकीय युद्ध, कृत्रिम रूप से आनुवंशिक परिवर्तन के साथ विकसित किए गए वायरस के अलावा इस धरती पर जो संसाधन है वह दिनों दिन सीमित होते जा रहे हैं। धरती की जो प्राकृतिक अवस्था है वह खत्म होती जा रही है और मानव प्रजाति को अगर इस धरती पर जिंदा रहना है तो उसे अपने लिए प्रेम, अवसर और भविष्य की पहचान करनी होगी। ऐसी यात्राओं के लिए तैयार करना होगा खुद को जिससे धरती पर जीवन बच सके। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दृष्टा, दृष्टि और दर्शन। हृदय नारायण दीक्षित की यह पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भारत को लेकर, भारत की प्रकृति और संस्कृति को लेकर और उस पर आधारित जो राजनीति है उसका विवेचन करती है। यह पुस्तक बताती है कि हिंदुत्ववादी विचारक और भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने किस तरह से हिंदू शब्द को धर्म के तौर पर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के रूप में परिभाषित किया था। दीक्षित यह बताते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय न केवल चिंतक, विचारक, राजनेता थे बल्कि दूरदृष्टा भी थे। चूँकि दीक्षित स्वयं भारतीय संस्कृति के बड़े जानकार रहे, इसलिए उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन, उनकी अर्थनीति, उनके दर्शन और ऋग्वेद से लेकर शंकराचार्य तक को समझने में जो उनका कौशल रहा है उसको भी पाठकों के सामने लाने में सफल रहे हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं अनामिका प्रकाशन। स्कॉर्स ऑफ 1947 रियल पार्टीशंस स्टोरीज। राजीव शुक्ला की यह पुस्तक भारत की आज़ादी के 75 साल में अतीत की तरफ ले जाती है और यह बताती है कि बंटवारे के समय जो हालात देश के थे वह रूह कपा देने वाले थे। इनमें एक ऐसा विस्थापन था जिसकी कहानी दोनों तरफ लिखी गई। प्रेम, दया, दृढ़ता से जुड़ी और दर्द से जुड़ी ये प्रेरक कहानियाँ उतनी ही भारत में हैं जितनी पाकिस्तान में। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो दोनों देशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उद्योगपति, चिकित्सा शोधकर्ता, वैज्ञानिक सब कुछ बने, लेकिन दशकों बाद भी उनका जीवन उस दर्द से परे नहीं हो पाया। हालांकि पराये परिवेश में अपनी ज़मीन से कटने के बावजूद उन्होंने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से वह आदर्श कायम किया जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। यह पुस्तक बंटवारे की अनेक परतें खोलती है जिसमें मानवता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन वाइकिंग। भील विद्रोह। सुभाष चंद्र कुशवाहा की यह पुस्तक मध्य भारत, खानदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के भील क्षेत्रों में हुए विद्रोह को नए दस्तावेजों के आधार पर संग्रहित करने की अनूठी कोशिश के बारे में बताती है। यह बताती है कि किस तरह से टंटिया भील और उनके सहयोगियों का जीवन संघर्ष दुनिया को जानना चाहिए। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आंदोलनों के प्रारंभ होने के बाद की भी कहानी कहती है। 1925 तक कैसे उन्होंने संघर्ष किया उसकी भी कहानी कहती है और उस समूचे इलाके में जो भील विद्रोह हुए थे उनको जनता के सामने आम भाषा में लाने की कोशिश करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंद युग। 100 दलित आत्मकथाएं। मोहनदास नैमिषराय की यह पुस्तक
दलित जीवन का सम्यक और सर्वांगपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि पारिवारिक प्रेम, बच्चों के लिए माँ का संघर्ष और दलित नायकों के जीवन में किस तरह से संघर्ष के बावजूद सफलता आई, यह पुस्तक उसको बताती है। मोहनदास खुद चूंकि उस पीड़ा से गुजरकर सामने आए थे, इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों को 100 दलित आत्मकथाओं के माध्यम से पाठकों के सामने रखा है, ताकि आप उस समय में होने वाले संघर्षों, पहचान के संकट और स्वाभिमान के पहलू को जान सके। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। इस कड़ी में जो आखिरी पुस्तक है वह लोक राज के लोकनायक राकेश कुमार की यह पुस्तक जन आंदोलनों के प्रणेता जयप्रकाश नारायण के जीवन पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेपी के किरदार को तो बयान करती है, आज़ादी के बाद के और आज़ादी के समय के समूचे परिदृश्य को सामने रखती है। वह यह बताती है कि युवा जेपी कितने ताकतवर थे और युवा जेपी के अंदर जो कौशल था वही कौशल उनके जीवन के आखिरी पलों तक रहा, संपूर्ण क्रांति तक रहा। और यही वह वजह है कि बिना किसी पद पर रहे भी जयप्रकाश नारायण लोक राज के लोकनायक थे। यह पुस्तक उनके जीवन के बारीक पहलुओं को बताती है। जयप्रकाश नारायण के इसके प्रकाशक हैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला लगातार जारी है। हम आपसे बार बार इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बताने के लिए अनुरोध करते हैं। हम कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय अगर बताएंगे तो हमें अगले साल कम से कम इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बुक कैफे की कोशिश है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दे सके, ऐसी पुस्तकें जो आपके ज्ञान को बढ़ाएं, आपका मनोरंजन करें, आपको हर तरह से विवेचनशील बनाएं, विचारशील बनाएं और बौद्धिक रूप से आपको समृद्ध करें। कल ठीक इसी समय किसी और कड़ी के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।